Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for taxation code 822. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर. देखिए सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए बिकॉज आपके कई क्वेश्चंस यहाँ से सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कई बार सिमिलर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लूप्रिंट गिवन है जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन से पूछे जाएंगे, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर पता चल जाएंगी. ओके, साथ ही जो क्वेश्चंस हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं वही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे. मींस आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैम्पल पेपर. जो क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है ये जिस टॉपिक से पूछे गए हैं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है. आपको उस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है फ्रॉम सीबीएसई स्टडी मटेरियल. ओके, सीबीएसई स्टडी मटेरियल की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम 60 मार्क्स का है एंड आपको टाइम गिवन होगा 3 आवर्स. ओके, हर एक स्किल सब्जेक्ट की तरह आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 60 मार्क्स के पेपर में सबसे पहले 10 मार्क्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है. ये पार्ट ए है. पार्ट ए में यहाँ पर आपको 5 यूनिट्स गिवन है. ये सभी 5 यूनिट्स बहुत इजी हैं. अगर एक बार आप इनकी एनसीईआरटी पीडीएफ पढ़ लेते हैं या फिर आप इनकी वीडियो देख लेते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उतना सफिशिएंट होगा फॉर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स. ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी ईजी है एंड इसमें आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, या तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर आप एक बार वीडियो देखेंगे. ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. सबसे पहला है 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप एंड देन सेकंड है 2 मार्क सब्जेक्टिव टाइप. बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 2 मार्क्स के ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं आएंगे. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, 1 मार्क के 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से कोई भी 4 करने हैं और फिर 2 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड यहाँ पर कोई भी 3 करने हैं. ठीक है, तो टोटल ये 10 मार्क्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो जाएगी. ठीक है, ये जो इंटरनल चॉइस है ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे. ओके, इसके बाद पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये 50 मार्क्स का पोर्शन है. यहाँ पर आपके पास ये 4 यूनिट्स गिवन है. यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सबसे पहले हैं 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप. यहाँ पर हमें अलग अलग क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनके सब पार्ट्स होंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें 32 ऑब्जेक्टिव टाइप में से 26 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, ये किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं ये हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे जहां पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप में 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स. ओके, 2 मार्क्स के लिए आपको 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड देन आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. देन 3 मार्क्स में आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड यहाँ पर 2 अटेम्प्ट करने हैं. इसके बाद 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस होंगे एंड आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, टोटल ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स 50 मार्क्स की हो जाएंगी. ओके, देन जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है. सबसे पहले टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे. देखिए आपके एग्जाम में भी इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, तो आपको ये अच्छे से समझने हैं. यहाँ पर टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे एंड पूरा क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. यहाँ पर सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 30 मार्क्स का है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप से मतलब है यहाँ पर 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, जैसे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे. साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. मतलब जैसे सपोज करते हैं कि आपको एक एमसीक्यू गिवन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर एंड आपको इसके इस तरह से 4 ऑप्शंस गिवन है. ठीक है, अभी आपको नहीं पता कि यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है एंड यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, तो उस केस में कई बार स्टूडेंट्स आंसर को ब्लैंक लीव कर देते हैं. बट आपको ब्लैंक लीव नहीं करना है, आप कुछ ना कुछ आंसर वहाँ पर मेंशन जरूर करें बिकॉज यहाँ
यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि आपने रैंडम गैस किया है कि यहाँ पर 2 आंसर होगा, तो आपने 2 लिख दिया। अब 2 अगर सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा और सही नहीं है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, बट आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी भी आंसर को ब्लैंक लीव नहीं करना है, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में एंड फर्दर इनके सब पार्ट्स होंगे, ठीक है। सो जैसे एक क्वेश्चन है फिर उसमें फर्दर और क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर सब पार्ट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये भी 30 मार्क्स का है। यहाँ पर टोटल 18 क्वेश्चंस होंगे। सो सब्जेक्टिव में 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 18 क्वेश्चंस होंगे और उसमें इंटरनल चॉइस गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, आपको सभी क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अटेम्प्ट करने हैं। मींस आपने अगर सेक्शन ए स्टार्ट किया है तो उसके सभी क्वेश्चंस को आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, करेक्ट सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सबसे पहले आपको जब अपना आंसर शीट में आंसर्स लिखना स्टार्ट करना है, तो जैसे ये आंसर शीट है, इसमें दोनों साइड्स मार्जिन गिवन होंगे एंड फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी गिवन होंगी। सो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर सेक्शन लिखेंगे, ठीक है। जो भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो इसी तरह से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर लाइन लीव करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे आंसर 1, ठीक है। अब क्योंकि आंसर 1 यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसके फर्दर सब पार्ट्स हैं, तो आप इसकी नेक्स्ट लाइन में सब पार्ट मेंशन करेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा सब पार्ट मेंशन करेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से एक प्रॉपर वे में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी ध्यान से पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। मींस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस गिवन हैं, यहाँ पर आपको कोई भी 4 आंसर करने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको चॉइस गिवन है, 6 क्वेश्चंस हैं बट आप कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ पर 4 अटेम्प्ट करेंगे तो ऑफकोर्सली वो ठीक है, बट अगर आप ओवर अटेम्प्ट करते हैं तब क्या होगा। मींस अगर आपने सारे 6 अटेम्प्ट कर दिए तो क्या होगा, तो जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर आपने इस तरह से सभी 6 अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो क्या होगा, इस केस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 4 ही कंसिडर किए जाएंगे, बाकी 2 कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 4 आंसर करने हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो आपके फर्स्ट 4 हैं वही चेक होंगे एंड बाकी 2 कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप ओवर अटेम्प्ट कर भी रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बेस्ट वाले 4 चेक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके वही 4 चेक होंगे जो पहले 4 हैं, ठीक है, फर्स्ट 4। इसलिए आपको वो 4 करने हैं, वो 4 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू हम अपने बात या फिर अपनी इंफॉर्मेशन मैसेज दूसरे को कन्वे करते हैं एंड ये इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए हम म्यूचुअली अंडरस्टूड साइंस, सिंबल्स एंड रूल्स का यूज करते हैं। सो बेसिकली म्यूचुअली अंडरस्टूड का मतलब है कि जो हम भी समझते हैं और सामने वाला भी समझता है, ऐसे साइंस सिंबल्स को यूज कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को कन्वे करने के लिए, ओके। Then next question, dash is a personality disorder that's characterized by extreme perfectionism, ऑर्डर एंड नीटनेस। एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें हम एक्सट्रीम परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, हर चीज़ में ऑर्डर एंड नीटनेस रखना चाहते हैं। सो ये कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। द करेक्ट आंसर इज बी। जहां पर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, आपको ऑप्शन नंबर के साथ उसका ऑप्शन भी मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑप्शन आंसर में मेंशन करना है, ठीक है। Then next question, what is the difference between motivation and self motivation? Motivation is inner urge to do something and self motivation, it is the ability to do what needs to be done without the influence or thrust from other people or situations.
सो यहाँ पर बेसिकली मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम कोई भी काम करते हैं, उसके लिए मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। एंड मोटिवेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। देन सेल्फ मोटिवेशन खुद से आता है एंड ये हमारी एबिलिटी है कि हम कोई भी काम कर पाते हैं एंड उसके लिए हमें किसी और चीज़ की इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है। दिस इज सेल्फ मोटिवेशन। ओके, ओपन ऑफिस कैल्क विंडो के टॉप पर कौन सा बार अवेलेबल होता है? टाइटल बार, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है? सो ए, बी एंड सी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं, बट डी ऑप्शन ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एबिलिटी की जगह इनएबिलिटी लिखा हुआ है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचर का क्या रोल होता है? एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचर एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा टीचर है जिसका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड वो लोगों को, स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह से आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। ओके, सो यहाँ पर हमने सभी 6 क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस किया है, बट ये सिर्फ हमने इसलिए किया बिकॉज यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर समझ रहे हैं। ठीक है, बट एग्जाम में आपको सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितने कहे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 5 आंसर करने हैं। Deduction available under section 80 QQB in respect of royalty income of authors shall not exceed in a previous year by dash. सो यहाँ पर पूछा गया है सेक्शन 80 QQB के अंडर ऑथर्स की रॉयल्टी इनकम के रिस्पेक्ट में अवेलेबल डिडक्शन प्रीवियस ईयर में एक्सीड नहीं करनी चाहिए 3 लाख से। सो द करेक्ट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, deduction under 80G on account of donation is allowed to any assessee. The correct answer is B. Then next question, what is the maximum period for which deduction can be claimed under section 80E in respect of interest on education loan taken for higher education? Means higher education के लिए गए education loan पर interest के respect में अगर deduction claim करना है अंडर सेक्शन 80E, इसके लिए मैक्सिमम पीरियड क्या है? दिस इज 8 years. द करेक्ट आंसर इज डी। सेक्शन 80CCD के अंडर the deductible amount of contribution made by the employer to the employee during the year is subjected to the maximum of dash of the salary of the employee. Means deductible amount maximum कितना हो सकता है? 10% of the salary of the employee. So the correct answer is C. The quantum of deduction allowed under section 80D in case of HUF shall be limited up to? The correct answer is 15,000, option B. Then next question, section 80C के अंडर maximum qualifying limit deduction के लिए ₹1,50,000 है, so the correct answer is B. Then next question, सेक्शन 80C के अंडर टैक्स पेयर डिडक्शन क्लेम कर सकता है ट्यूशन फीस के लिए अपने बच्चों की फुल टाइम एजुकेशन के लिए। सो यहाँ पर हमें बताना है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें एडमिशन लिया गया है ये कहाँ पर सिचुएटेड है एंड यहाँ पर कितने बच्चों की बात हो रही है, ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा गया है। सो यहाँ पर सबसे पहले ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में होना चाहिए एंड सेकेंडली ये 2 चिल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इन इंडिया, 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस गिवन है एंड 6 आंसर करने हैं। सेक्शन 115 BB के अंडर रेट ऑफ टैक्स बताना है अगर लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स या किसी भी तरह के गेम्स या फिर किसी भी फॉर्म की गैम्बलिंग और बेटिंग से विनिंग्स हैं तो उस पर रेट ऑफ टैक्स बताना है। रेट ऑफ टैक्स है 30%, द करेक्ट आंसर इज डी। देन नेक्स्ट, 2022 to 23 असेसमेंट ईयर के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बतानी है एक ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है एंड 80 ईयर्स से कम है। सो यहाँ पर एग्जेम्पशन लिमिट है ₹3 लाख। द करेक्ट आंसर इज बी। अंडर सेक्शन 111A रेट ऑफ टैक्स बताना है जो चार्जेबल होता है। मींस एक कंपनी में इक्विटी शेयर्स पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के ऐसे यूनिट्स जहां पर ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के लिए चार्जेबल होता है, इसके लिए रेट ऑफ टैक्स बताना है। द रेट ऑफ टैक्स इज
15%. So the correct answer is B. इंडिया में एक्सक्लूडेड एरिया के अलावा कहीं भी हॉस्पिटल की ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग को अंडरटेक करने के लिए सेक्शन 80 IC 11C के अंडर डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर 100% फॉर 5 असेसमेंट ईयर कॉन्जिक्यूटिवली. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Income tax is rounded off to nearest 10 rupees. The correct option is A. जहां पर एक पर्सन का रेगुलर इनकम टैक्स पेएबल प्रीवियस ईयर के लिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेएबल से कम है, ऐसे केस में एडजस्टेड टोटल इनकम उस पर्सन की टोटल इनकम मानी जाएगी एंड वो कितने रेट पर टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा ये हमें यहाँ पर बताना है. सो यहाँ पर इनकम टैक्स 18.5% के रेट पर पे किया जाएगा. द करेक्ट आंसर इज डी. रिबेट के लिए मैक्सिमम अमाउंट बताना है ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी टोटल इनकम ₹5 लाख तक है. यहाँ पर सेक्शन 87A की बात हो रही है. सो द करेक्ट आंसर इज ₹2000. यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं लिखा है बट अंडरस्टूड है. अभी तक जितने भी MCQs गिवन थे सभी में ABCD की फॉर्म में गिवन था. तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, A डॉट मीन्स A ऑप्शन ₹2000. ठीक है. क्वेश्चन 4, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन है, 5 आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट के अलावा बाकी इंटरेस्ट पर TDS से रिलेटेड प्रोविजंस के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है ये बताना है. द करेक्ट आंसर इज 194A. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन रेंट के मीनिंग से रिलेट नहीं करता है ये बताना है. पेमेंट अंडर परचेज. करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स से टैक्स डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब अराइज होती है, जब सैलरी की पेमेंट होती है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. सेक्शन 194D के अंडर टैक्स सोर्स पर डिडक्ट किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड रेट 10% पर, बट अगर पेई अपना पैन नहीं देता है तो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा 20% के रेट पर. द करेक्ट आंसर इज 20%. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 192 के अंडर टैक्स की डिडक्शन या पेमेंट के लिए कौन सा फॉर्म इशू किया जाता है, फॉर्म 16. द करेक्ट आंसर इज ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, TDS कब डिडक्ट किया जाएगा, जब रेंट कितनी फिगर से एक्सीड करेगा, 1,80,000. मीन्स जब रेंट 1,80,000 से ज्यादा होगा तब TDS डिडक्ट किया जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन 5, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन है, 5 आंसर करने हैं. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उत्तराखंड, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश के लिए GST की थ्रेशोल्ड लिमिट बतानी है. ये है 10 लाख. द करेक्ट आंसर इज सी. Then next question, which return has to be filed by a registered taxable person as annual GST return? The correct answer is GSTR 9, option D. GST रेट्स पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म रहेंगे. इनिशियली गवर्नमेंट ने 1211 आइटम्स को कैटेगराइज किया फॉलोइंग टैक्स स्लैब्स में. सो हमें ये टैक्स स्लैब्स आइडेंटिफाई करने हैं कौन कौन से हैं. 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन GSTR 2 को फाइल करता है इनवर्ट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. इसके लिए ड्यू डेट बतानी है. ड्यू डेट है इसके लिए 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ. द करेक्ट आंसर इज सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ई-कॉमर्स ऑपरेटर से इफेक्टेड सप्लाईज के लिए कौन सा रिटर्न फाइल करना है, GSTR 8. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल कौन होगा. एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख होगा. सो द करेक्ट आंसर इज डी. देन क्वेश्चन 6, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 5 आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है किसी भी माइनर की इनकम को कब
क्लब किया जाएगा पेरेंट की इनकम के साथ, एंड कौन से पेरेंट की इनकम के साथ क्लब किया जाएगा, जिसकी टोटल इनकम ज़्यादा है। सो यहाँ पर हमें ये बताना है कि माइनर की इनकम कितनी होनी चाहिए कि वो क्लब की जाए। सो वो 1500 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 1500। ओके। इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 112 के अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर रेट ऑफ टैक्स है 20%। द करेक्ट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सेक्शन के अंडर रेजिडेंट ऑथर्स को रॉयल्टी इनकम के रिस्पेक्ट में डिडक्शन अलाउड होता है। यहाँ पर कौन से ऑथर्स की बात हो रही है, टेक्स्ट बुक्स के अलावा बाकी बुक्स के सर्टेन बुक्स के ऑथर्स की बात हो रही है। सो ये गिवन है सेक्शन 80 QQB के अंडर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन और ब्रोकरेज पर टैक्स डिडक्शन कौन से सेक्शन के अंडर रिक्वायर्ड होता है। दिस इज 194H। द करेक्ट आंसर इज बी। अंडर पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग स्कीम सेक्शन 194EE डिडक्शन नहीं की जाएगी अगर अमाउंट ऑफ पेमेंट या पेमेंट एग्रीगेट कम होगा ₹2500 से। द करेक्ट आंसर इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा टैक्सेबल पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो गया है या कैंसिल हो गया है, उसको GSTR 10 फाइनल रिटर्न फाइल करनी है विद इन 3 months of the date of cancellation और date of order of cancellation whichever is later। इनमें से जो भी बाद में है उससे 3 months के अंदर अंदर आपको GSTR 10 फाइनल रिटर्न फाइल करनी है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। देन प्रोसीडिंग टू सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होंगे। यहाँ पर 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन है। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं एंड कोई भी 3 आंसर करने हैं। वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के लिए हमने 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट, मीन्स आपको स्पीकर के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, आई कॉन्टैक्ट। देन एब्जॉर्ब, मीन्स आपको सभी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करनी है, समझना है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको एक्सेप्ट करना है। देन रिफ्लेक्टिव फीडबैक, मीन्स आपको स्पीकर को फीडबैक भी देना है, आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं या फिर किस तरह से कौन सा पॉइंट चेंज किया जा सकता है। मीन्स जो भी आप नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक देना चाहते हैं वो एक पोलाइट वे में आपको स्पीकर को देना है। देन कंफर्म, मीन्स आपको कंफर्मेशन लेनी है स्पीकर से कि जो भी आपने सुना है या समझा है वो एक्यूरेट है या फिर नहीं। ओके। एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 5 पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम बिग 5 फैक्टर्स भी कहते हैं एंड इस मॉडल को कहते हैं 5 फैक्टर मॉडल। ये 5 फैक्टर्स का नेम बताना है एंड इन्हें डिफाइन भी करना है। सो इनका नेम याद रखने के लिए आप एक एक्रोनिम याद रखेंगे, ओशियन, OCEAN। ओके। O stands for openness, C stands for consciousness, E stands for extraversion, A stands for agreeableness and N stands for neuroticism। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5 फैक्टर्स की। सबसे पहला है ओपननेस, मीन्स आप कितने ओपन माइंडेड हैं नई क्रिएटिव चीज़ों के लिए, किसी का फीडबैक एक्सेप्ट करने के लिए एंड हर चीज़ के लिए आप कितने ओपन माइंडेड हैं, ये चीज़ बताती है कि आप में ये ओपननेस ट्रेट है या फिर नहीं। देन कॉन्शियसनेस, ये ट्रेट बताती है कि आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन हैं, खुद का काम टाइम पर करते हैं एंड साथ ही दूसरों की भी देखभाल रखते हैं। देन नेक्स्ट एक्स्ट्रावर्जन, मीन्स आप कितने सोशेबल हैं, कितने एक्सट्रोवर्ट हैं। देन एग्रीएबलनेस, मीन्स आप कितने कोऑपरेटिव हैं, वार्म हैं, कंसिडरेट हैं, बाकी सिचुएशंस में एडजस्ट कर लेते हैं इजीली खुद को। देन न्यूरोटिसिज्म, जिसमें आप नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ टेंडेंसी रखते हैं जैसे सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, शाइनेस एंड स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम पर तो शायद ये सभी नेगेटिव फीलिंग्स बहुत सारे स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं इस नेगेटिव फीलिंग के थ्रू। बट ऐसे में आपको कॉन्शियसनेस ट्रेट को ज़्यादा एनहांस करना है, बिकॉज अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, अपना काम टाइम पर करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, इससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। ओके।
Why spreadsheet programs have become very popular? Spreadsheet programs में different features होते हैं जिसकी वजह से ये popular हो गए हैं. सबसे पहला है built-in functions जिसकी वजह से calculations easier, faster and ज़्यादा accurate होती हैं. Then यहाँ पर हम डेटा की लार्ज वॉल्यूम को हैंडल कर सकते हैं. दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं. देन डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू ग्राफ्स और चार्ट्स. देन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. सो इन सभी फीचर्स की वजह से स्प्रेडशीट प्रोग्राम ज़्यादा पॉपुलर बन गए हैं. एक्सप्लेन एनी 4 एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज. सबसे पहला है डिसिसिवनेस. मीन्स आप कितनी जल्दी कितने प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेते हैं, इस एबिलिटी को कहते हैं डिसिसिवनेस. देन इनिशिएटिव. इट इज़ द एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स. मीन्स किसी भी सिचुएशन में जब आप दूसरों से पहले एक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव. देन इंटरपर्सनल स्किल्स. मीन्स आपकी वो एबिलिटी जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों के साथ काम कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स. देन परसिवियरेंस. मीन्स अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है, आप उसमें बार बार फेल हो रहे हैं पर फिर भी आप उस चीज़ को बार बार करने में लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड परसिवियरेंस. What are the services provided by environmental engineers? Environmental engineers engineering, biology and chemistry का यूज़ करते हुए environmental problems के लिए solutions provide करते हैं. जैसे soil की quality को किस तरह से better किया जाए, better productivity के लिए. Then public इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ किया जाए, ये सभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट है. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन हैं. 5 क्वेश्चंस हैं एंड 3 आंसर करने हैं. वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन. सूरज, हिज वाइफ एंड 2 sons आर इंडिपेंडेंटली एम्प्लॉयड पर्सन. सूरज एंड हिज वाइफ इज नॉट सीनियर सिटीजन. मीन सूरज और उसकी वाइफ सीनियर सिटीजन नहीं है. ही पेज मेडिक्लेम इंश्योरेंस. ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस पे करता है खुद के लिए ₹8,000, वाइफ के लिए ₹12,000 एंड दोनों सन्स के लिए ₹8,000 ईच. मीन्स हर एक सन के लिए ₹8,000. देन ही ऑल्सो पेज ₹13,000 फॉर ईच ऑफ हिज पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन्स. उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं एंड दोनों के लिए वो 13,000 ईच पे करता है, मतलब टोटल 26,000. ठीक है. सो यहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 80D कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइफ ये गिवन है ₹12,000. देन प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ ये भी गिवन है ₹8,000. देन प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन. यहाँ पर 2 चिल्ड्रन हैं बट ये इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंटली एम्प्लॉयड हैं, डिपेंडेंट नहीं है. सो इस केस में निल होगा प्रीमियम. देन ये जो टोटल आएगा अब ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा मैक्सिमम 15,000 पर, बिकॉज ये लिमिट होती है. सो यहाँ पर फैमिली के लिए लिमिट होगी मैक्सिमम 15,000, तो इसलिए ये यहाँ पर लिमिट हो जाएगा. इसके बाद अब क्योंकि हमें सेपरेटली बताया गया है कि उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं, सो इनका सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे. बिकॉज यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये 13,000 फॉर ईच पेरेंट पे कर रहा है एंड ये पेरेंट सीनियर सिटीजन्स हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर ये कितना पे कर रहा है, 13,000 मल्टीप्लाई 2, बिकॉज वो हर एक पेरेंट के लिए 13,000 पे कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पर है 26,000. ठीक है. फिर इसके बाद अब यहाँ पर हमें लिमिट पता है कि 15,000 लिमिट होगी एंड साथ ही एक एडिशनल डिडक्शन भी होगा. क्या डिडक्शन होगा, यहाँ पर हमें पता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए 5,000 एडिशनल डिडक्शन होता है. ठीक है. तो यहाँ पर एडिशनल डिडक्शन ये हो जाएगा पेरेंट्स के लिए क्योंकि वो सीनियर सिटीजन्स है. सो यहाँ पर जो डिडक्शन पेरेंट्स के लिए हो जाएगा प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, ये हो जाएगा ₹20,000. ठीक है. तो यहाँ पर हम 15,000 और 20,000 को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 35,000. सो ₹35,000 दिस इज द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80D. ओके. मिस्टर राम की सैलरी इनकम ₹7,90,000 है एंड ये इंडियन बैंक से 10% के रेट पर बोरो करते हैं ₹25 लाख 1 अप्रैल को एंड फिर 4 अप्रैल को एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 30 लाख
की, एंड इसकी एक्विजिशन से ही ये इसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे हैं खुद के लिए। सो बेसिकली ये होम लोन कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट भी की है अंडर सेक्शन 80C, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। सो यहाँ पर हमें टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले सैलरी फ्रॉम इनकम ये हमें गिवन है ₹7,90,000। इसके बाद डिडक्शंस भी होंगी। क्या क्या डिडक्शन होगा? सबसे पहले ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बताई गई है, सो इन्वेस्टमेंट के लिए अंडर सेक्शन 80C यहाँ पर डिडक्शन होगा 1 लाख का। इसके बाद क्योंकि ये होम लोन है तो होम लोन के लिए डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 80EE, एंड ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके लिए होम लोन है। सो यहाँ पर डिडक्शन होगा 1 लाख का। ओके, सो ये दोनों डिडक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में से। सो यहाँ पर 7,90,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 लाख को, एंड हमें टैक्सेबल इनकम मिलेगी 5,90,000। ओके, हाउ द इनकम ऑफ माइनर इज टैक्स्ड। एक माइनर चाइल्ड जिसकी इनकम ₹1,500 से कम है उसे एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड होता है, उसे कोई टैक्स नहीं देना। बट अगर ₹1,500 से ज़्यादा है तो इस माइनर की इनकम पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब कर दी जाती है। और कौन सी पेरेंट के इनकम के साथ क्लब की जाएगी? जिस पेरेंट की इनकम ज़्यादा होगी। और कुछ सर्टेन इनकम ऐसी होती हैं जिन्हें क्लब नहीं किया जाता। सो वो कौन देखेगा? वो देखेगा जो भी माइनर के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर खन्ना एक आर्किटेक्ट हैं, इनका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 के लिए ₹2 लाख है। सो इन्हें किस डेट तक एडवांस टैक्स पे करना है और कितना? सो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, क्योंकि वो हमें डेट्स भी मेंशन करने होंगे, और साथ ही कितना अमाउंट है। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाय 15 सितंबर 2022 अप टू 30% ऑफ द एडवांस टैक्स पेबल। सो यहाँ पर 30% ऑफ 2 लाख होगा 60,000। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट बाय 15 दिसंबर 2022 अप टू 60%। तो क्योंकि 60% में से इतना 60,000 पहले पे कर चुके हैं तो वो रिड्यूस हो जाएगा, जो पहले पे कर चुके हैं। तो 60% है 1,20,000, तो 60,000 पहले पे कर चुके हैं तो 1,20,000 में से 60,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 60,000 पे करना है। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट बाय 15 मार्च 2023 इसमें कंप्लीट पे करना है। सो यहाँ पर जितना रिमेनिंग था एंड मतलब जितना पहले पे कर चुके हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से। सो 2 लाख माइनस 60,000 सो यहाँ पर आ जाएगा ₹80,000। ये होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्वेश्चन 16, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट, सप्लाई बेस्ड टैक्स मीन्स जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तब जीएसटी एप्लीकेबल होता है। देन जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। देन ड्यूअल जीएसटी मीन्स सेंटर और स्टेट साइमल्टेनियसली जीएसटी इम्पोज कर सकते हैं। जैसे सेंटर सीजीएसटी इम्पोज करता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देन स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी इम्पोज करता है। ओके, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवन है, 2 अटेम्प्ट करने हैं। वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स। क्वेश्चन 17, मिस्टर जे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं एंड इंडिया के सिटीजन हैं। ये न्यूजीलैंड इन्हें भेजा जाता है ऑफिशियल ड्यूटी पर एंड ये वहाँ कुछ दिन रुकते हैं। सो सैलरी एंड अलाउंसेस ड्रॉन बाय हिम यहाँ पर गिवन है एंड हमें यहाँ पर टोटल इनकम बतानी है। सो सबसे पहले 5 मंथ सैलरी इन इंडिया 4,50,000, देन 7 मंथ सैलरी इन न्यूजीलैंड 6,30,000, देन ओवरसीज अलाउंस 5 लाख, देन फ्री रेजिडेंस इन न्यूजीलैंड 3,50,000। सो ये किस तरह से है, इसके लिए ब्रैकेट में मेंशन किया गया है रेंट ₹50,000 पर मंथ फॉर 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स के लिए स्टे किया तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 50,000 इज इक्वल टू 3,50,000। ओके, इसके बाद बताया गया है उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है मुंबई में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मीन्स वो वहाँ खुद रहते हैं, और जब वो न्यूजीलैंड में थे तो उनके वाइफ एंड चिल्ड्रन उस प्रॉपर्टी में थे। Fair rental value of this house is ₹60,000. He has paid ₹8,000 as municipal taxes and ₹2,000 as ground rent during the year. He received dividend from an Indian company amounting to
5,000. He has donated a sum of rupees 10,000 to National Relief Fund of Prime Minister as applicable under Section 80G. So यहाँ पर हमें इनकी टोटल इनकम बतानी है. सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. सैलरी इन इंडिया 4,50,000 गिवन है. देन सैलरी इन न्यूजीलैंड 6,30,000 ये भी गिवन है. देन ओवरसीज अलाउंस एंड वैल्यू ऑफ फ्री रेजिडेंस इन न्यूजीलैंड ये दोनों एग्जेम्प्ट की जाएंगी. इन्हें नील कंसिडर किया जाएगा. हमें इनकम फ्रॉम सैलरी मिलेगी रुपीज 10,80,000. ठीक है. फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है, तो यहाँ पर नील कंसिडर किया जाएगा. इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमें पता है इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है इनकम टैक्स से. यहाँ पर उस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नील होगा. देन डिडक्शन क्या क्या होगा, उससे पहले ग्रोस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 10,80,000. ठीक है. ग्रोस टोटल इनकम ये हो गई है. इसके बाद डिडक्शन भी होगा. जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन किया है वो यहाँ पर अंडर सेक्शन 80G यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा. यहाँ पर 10,000 अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे. 10,80,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 10,000 इस अमाउंट में से. हमें मिलेगा 10,70,000. ठीक है. ये होगी टोटल इनकम. ओके. Question 18. Explain briefly about the forms which are issued by tax deductor as a proof of tax deduction. Section 203. ऐसा पर्सन जो टैक्स डिडक्ट करता है उसे एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उस पर्सन को जिसकी पेमेंट से डिडक्शन किए गए हैं. एंड यहाँ पर पर्टिकुलर ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड डेट ऑफ इट्स क्रेडिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी चीज़ें शो की जाती हैं. ये इसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर पेई क्लेम कर सकता है क्रेडिट एंड रिफंड अगर एप्लीकेबल है तो. एंड कौन कौन से सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे. फॉर्म नंबर 16 अगर सैलरी का केस है तो, और अगर सैलरी का केस नहीं है बाकी कोई केस है तो फॉर्म नंबर 16A. ओके. Then next question 19. Explain the advantages of introducing GST to manufacturers and traders. सबसे पहला easy compliance means सभी टैक्स पेयर सर्विसेज जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट ये सभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिसकी वजह से compliance easy और ट्रांसपेरेंट बनता है. देन पूरी कंट्री में ये GST रेट्स यूनिफॉर्म है एंड इस वजह से कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं न्यूट्रल होकर. देन इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिवनेस, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस मिली है एंड इस वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट भी मिला है. ये सभी GST के एडवांटेजेस हैं, GST को इंट्रोड्यूस करने के एडवांटेजेस हैं. ओके. 4 मार्क्स क्वेश्चंस आर गिवन. यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं एंड 3 आंसर करने हैं. वर्ड लिमिट है 50 to 80 वर्ड्स. सबसे पहला क्वेश्चन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80 के अंडर डिडक्शन क्लेम्ड के लिए प्रोविजन को एक्सप्लेन करना है. एंड दूसरे पार्ट में बताना है इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा ऐसे कौन से 6 इन्वेस्टमेंट हैं जो इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं. सबसे पहले प्रोविजन को एक्सप्लेन करेंगे. आपकी बुक में इस तरह से गिवन है, आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं या फिर इस तरह से एक्सप्लेनेटरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं. कौन कौन एलिजिबल होता है. इंडिविजुअल एंड HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली for deduction under section 80C from gross total income equivalent to investment made of rupees 1,50,000 whichever is less. इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एलिजिबल हैं डिडक्शन के लिए. फर्स्ट इज contribution towards superannuation fund, then subscription to the notified securities of the central government, then any contribution to a PPF by individual or HUF, then subscription to national saving certificate. किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में अगर कोई फिक्स डिपॉजिट है मिनिमम 5 years के लिए एंड अगर अमाउंट डिपॉजिटेड है इन अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल्स 2004, अगर इस स्कीम के अंडर आपका कोई भी अमाउंट डिपॉजिटेड है उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा. ओके. यहाँ पर मैंने सिर्फ ये 6 पॉइंट्स मेंशन किए हैं. आपकी बुक में एक लॉन्ग लिस्ट गिवन है, आप वहाँ से कोई भी 6 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं. ठीक है.
एंड जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑलरेडी मैंने आपको सीबीएसई स्टडी मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ पर चेक करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस, इनके टॉपिक्स आप अपनी बुक से रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो ये टॉपिक भी आपको वहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन 80C, ओके। Then question 21, briefly explain the deductions available in respect to royalty income of authors and patents. सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स के बारे में, सेक्शन 80 QQB। सो कौन एलिजिबल है? रेजिडेंट ऑथर और जॉइंट ऑथर। क्वांटम 100% ऑफ सच इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी कम होगा। सो डिडक्शन अंडर 80 QQB कब क्लेम किया जा सकता है एंड किस चीज़ पर क्लेम किया जा सकता है? ऑन रॉयल्टी या फिर कॉपीराइट फीस या फिर लम सम कंसिडरेशन। एंड ऑथर का वर्क लिटरेसी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर का होना चाहिए। देन डिडक्शन एक और केस में अलाउ किया जा सकता है, जब जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इनकम पे करने के लिए, अगर उस पर्सन से एसएससी सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10 CCD में फर्निश करा लेता है, ले लेता है। सो उस केस में भी डिडक्शन यहाँ पर अलाउ किया जा सकता है, ओके। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट, सेक्शन 80 RRB, एलिजिबल टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्वांटम 100% ऑफ सच इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। सो डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है ऑन रॉयल्टी रिसीव्ड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट विच इज रजिस्टर्ड पेटेंट होना चाहिए, एंड पेटेंट का को ओनर भी इस क्लेम को डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। देन इनकम पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है फॉर्म नंबर 10 CCE में, एंड एसएससी इस सर्टिफिकेट की कॉपी को फर्निश कर देता है, दे देता है असेसिंग ऑफिसर को, सो डिडक्शन अलाउ किया जा सकता है। अगर एलिजिबल इनकम इंडिया के बाहर अर्न की गई है एंड ऐसी इनकम को असेसमेंट ईयर के सितंबर 30 को या फिर उससे पहले इंडिया में कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लाया गया है, सो डिडक्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है। एंड इसके लिए एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस should be taken in form number 10H from a prescribed authority RBI और an authorized bank। किसी भी authorized बैंक या फिर RBI से एक सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस फॉर्म नंबर 10H में लेना होगा, ओके। मिस्टर पवन ने ये डिटेल सबमिट की हैं असेसमेंट ईयर 2022 to 23 के लिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8,000, profit gain from personal business 25,000, short term capital gain 68,000, long term capital gain on sale of a building 17,000, income from salary 6 lakh. The following items have been brought forward from the preceding assessment year: business loss 30,000, house property loss 10,000. Compute his gross total income specifying how he deals with carried forward losses। तो यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम भी बतानी है और कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में भी बताना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8,000, फिर इसमें से हाउस प्रॉपर्टी लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे -10,000, सो कैरी फॉरवर्ड होगा 2,000। इसके बाद प्रॉफिट गेन फ्रॉम पर्सनल बिजनेस, ये है 25,000, फिर इसमें से बिजनेस लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो -30,000, सो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा 5,000। इसके बाद इनकम अंडर कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 68,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अ बिल्डिंग 17,000, सो यहाँ पर 85,000 हो जाएगा ये इनकम अंडर कैपिटल गेन। इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी ये गिवन है 6 लाख, सो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी? यहाँ पर हम 85,000 प्लस 6 लाख, यहाँ पर हमें मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम 6,85,000, ठीक है। और फिर हमसे पूछा गया था कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में, सो यहाँ पर बैलेंस हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ ₹2,000 यहाँ पर हमने दिखाया है, shall be carried forward and set off only against the income from house property, बिकॉज ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ ₹5,000 यहाँ पर कैलकुलेट किया है हमने, शैल बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम, बिकॉज ये बिजनेस की वजह से है, ठीक है।
Then next question, briefly explain the duties and rights of persons deducting tax at source. सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटीज की. हर पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है टैक्स डिडक्ट करने के लिए एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट ऑफ इनकम, किसी भी टाइम पर जो भी पहले है तो टैक्स डिडक्ट करना है प्रिस्क्राइब्ड रेट्स पर, और जो टैक्स डिडक्टेड है उसे डिपॉजिट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में प्रिस्क्राइब टाइम में. देन एक सर्टिफिकेट भी इशू करना है अंडर सेक्शन 203 टू द पर्सन फ्रॉम हुज इनकम द टीडीएस हैज बीन डन. जिसकी इनकम से टीडीएस कट हुआ है उस पर्सन को ये सर्टिफिकेट इशू करना है फॉर्म नंबर 16A या फिर 16 की फॉर्म में प्रिस्क्राइब टाइम में. एंड देन a return of TDS containing details of payment made and taxes deducted therein along with other prescribed details. means एक रिटर्न होगा TDS का जिसमें पेमेंट्स की सभी डिटेल्स होंगी, टैक्स जो डिडक्ट हुए हैं उनकी डिटेल्स होंगी एंड बाकी सभी डिटेल्स होंगी. ये सबमिट करना है 26Q की फॉर्म में. एंड देन डिडक्टर टीडीएस की स्टेटमेंट को कंप्यूटर रीडेबल मीडिया पर भी फाइल कर सकता है. ओके, ये सभी थी ड्यूटीज. देन राइट्स क्या है, जिस पर्सन की इनकम मींस पेमेंट से टैक्स डिडक्ट हुआ है उस टैक्स पेयर से दोबारा नहीं कहा जाएगा टैक्स पे करने के लिए उस एक्सटेंट तक जहां तक टैक्स डिडक्ट हुआ है. देन टैक्स पेयर को वो सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका भी हम डिस्कशन कर रहे थे. जो टैक्स डिडक्टर है वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा. सो यहाँ पर ये राइट है टैक्स पेयर का कि वो ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करे. एंड थर्ड पॉइंट, यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी है या फिर ऑथराइज्ड पर्सन है उन्हें एक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना है, एक स्टेटमेंट देना है डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर 26AS में इस पर्सन को जिसकी इनकम से ये टैक्स डिडक्ट हुआ है. एंड कब तक देना है, बाय द 31st जुलाई फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर. सो ये तीनों राइट्स हैं टैक्स पेयर के, ठीक है, जिसकी इनकम से टैक्स डिडक्ट हुआ है. ओके. Question 24, last question. What do you mean by input tax credit? What is the hierarchy of utilization of input tax credit? Input tax credit को ITC भी कहते हैं. So ITC क्या है? So देखिए यहाँ पर इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज करते हैं कि आप एक रजिस्टर्ड डीलर हैं. So एक रजिस्टर्ड डीलर की तरह आपने एक प्रोडक्ट या सर्विस परचेज किया. तो जब आप परचेज कर रहे हैं आप उस पर टैक्स पे करेंगे. फिर क्योंकि आप खुद एक रजिस्टर्ड डीलर हैं तो आप कुछ ना कुछ सेल करेंगे. अब जब आप सेल करेंगे तब आप सामने वाले से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं. तो अब जब फाइनली आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा तो आप कौन सा टैक्स पे करेंगे, जो आपने सेल्स पर टैक्स अर्न किया है वो टैक्स आप उसमें से माइनस करेंगे. टैक्स ऑन परचेज मींस जो आपने टैक्स ऑलरेडी परचेज पर दे दिया है आप उस चीज को माइनस करेंगे, उस टैक्स को माइनस करेंगे और फिर जो नेट अमाउंट होगा आप वो पे करेंगे गवर्नमेंट को. ठीक है, ये मैकेनिज्म होता है यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके, सो किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज किया जाएगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट में CGST, SGST एंड IGST ये तीनों कलेक्ट होंगे. सो CGST को यूज किया जाएगा CGST एंड IGST की पेमेंट के लिए. देन SGST को यूज किया जाएगा SGST एंड IGST की पेमेंट के लिए. एंड IGST को यूज किया जाएगा इन तीनों की पेमेंट के लिए. बट यहाँ पर आपको याद रखना है SGST को CGST की पेमेंट के लिए यूज नहीं किया जाएगा और ना ही CGST को SGST की पेमेंट के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. सो इसी के साथ हमने कंप्लीट सैंपल पेपर का डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है. एंड जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जो स्टडी मटेरियल है CBSE ने जो PDF प्रोवाइड की है वो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दी है. आप उससे ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेफर करेंगे. सो यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इनके जो भी टॉपिक्स हैं आप ये सभी टॉपिक्स CBSE स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे. ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड साथ ही इस सैम्पल पेपर वीडियो को अच्छे से कवर करेंगे. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की सभी वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं. ओके, सो दैट वाज ऑल. All the best to everyone. Bye everyone.